औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा दुनिया भी खूबसूरत बना दे और आखिरत भी हसीन बना दे और अल्लाह जहन्नम की आग से हमें बचा, दुनिया की भी जहन्नम की आग से हमें महफूज रख और आखिरत में भी हमारे नसीब में जन्नत अता फरमा। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं रियल एस्टेट। ये जो जायदाद, घर, मकान, दुकान, फार्म, जमीनें, लैंड, ये जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इस सिलसिले में फिर हम आज डॉक्टर मेहताब साहब से जुड़े हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़ु मन तशाओ तुज़िल्लु मन तशाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम भाई, ये रियल एस्टेट और मॉर्गेज यकीनन लोग यहाँ रहते हैं और तो वो खरीदते भी हैं और फरोख्त भी करते हैं। जैसे घर किसी ने खरीदा या कांडो, टाउन हाउस वगैरह, फिर बाज़ लोग उसको बेचते भी हैं। तो मैं मुख्तसरन थोड़ा सा बयान कर दूं, क्योंकि मेरी वाबस्तगी रही है रियल एस्टेट और मॉर्गेज से, लाइसेंस था, प्रैक्टिस भी किया है। तो बाज़ औक़ात जो आम फहम लोग हैं जिनका वास्ता नहीं होता, उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं और कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, तो वो फिर मॉर्गेज और रियल एस्टेट वाले बताते नहीं हैं आपको सारी चीज़ें। अगर कभी आप घर खरीदना चाहें, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउस हो या टाउन हाउस या कंडोमिनियम या ड्यूप्लेक्सेस भी आते हैं, उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कमर्शियल भी होती हैं और फिर बिजनेस भी लोग खरीदते हैं। जब आप खरीदने जाएं तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है कुछ। वो तैयारियां क्या हैं? सबसे पहले तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म हो और स्कोर भी अच्छा हो। और उसके अलावा आपका टैक्स रिटर्न, एक तो W2 मिलता है जहां जॉब करते हैं, कंपनीज देती हैं एंड ऑफ द ईयर कि आपने इतनी इनकम की और ये टैक्स को काटते रहते हैं, तो वो W2 की शक्ल में आपको दे देते हैं। टैक्स आपका ऑलरेडी काट चुके होते हैं, वो आपको सिर्फ फाइल करना होता है। उस पर जो भी रिटर्न मिलना हो मिल जाता है, या आपको कुछ और अगर देना है, कोई और इनकम शो कर रहे हैं, जमा कराना हो IRS को, तो वो फिर देना पड़ता है जब आप टैक्स फाइल करते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टैक्स रिटर्न आपका होना चाहिए और इतना स्ट्रांग हो कि जब आप घर लेने जा रहे हैं तो आपको आपके टैक्स रिटर्न पर जो बैंक है वो मॉर्गेज लोन दे दे। अब ये तो डिपेंड करता है कि अगर लेट सपोज आप 200,000 का या 100,000 का कोई कांडो खरीद रहे हैं या टाउन हाउस, तो उसमें जो है वो ऑब्वियस सी बात है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी रकम डाउन करने जा रहे हैं ना। 100,000 का लेट सपोज ले लेते हैं, तो आइडियली स्पीकिंग जो है वो ये होता है कि 20% अगर आप डाउन देते हैं, जैसे 100,000 है आपके पास का घर ले रहे हैं आप कांडो, तो $20,000 आपके पास कैश होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट में आपके डला हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट 3 महीने से डला हुआ होना चाहिए। उसको सीजन मनी कहते हैं ना। बैंक जब देखता है आपकी स्टेटमेंट, तो वो ऐसा तो नहीं है आज किसी से लिया, कल डाल दिया आपने, परसों वापस कर दे रहे हैं। बैंक उसकी वायबिलिटी देखता है, हिस्ट्री भी। वो सीजन मनी कहलाता है। 3 महीने से आप अगर लेने की तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने पहले आप बैंक में पैसे डालना शुरू कर दें। और जब आप घर देखना शुरू करें उस वक्त ये कि एटलीस्ट आपका जब घर आप कोई फाइनल करें, उसमें भी टाइम लगता है, जाहिर है। आप एक रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ेंगे और 1, 2, 4, 10, 15, 20 देखेंगे तो थोड़ा वक्त मिल जाता है आपको, जब तक वो 3 महीने की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। तो रियल एस्टेट एजेंट तो ये आपके ऊपर है, आप पिक करें किसी को भी। मतलब सभी प्रोफेशनल होते हैं, लाइसेंस याफ्ता होते हैं, लेकिन सबकी जो एक्सपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है और वो जो है अपने हिसाब से लोग डील करते हैं ना क्लाइंट और की डीलिंग जो है सबकी थोड़ी अलग होती है। लेकिन जो स्टेट लॉ है वो तो उसको फुलफिल करना ही है। तो एक रियल एस्टेट एजेंट, आप किसी से भी राब्ता कर लें और आप पैसे जमा करना शुरू कर दें। अगर 100,000 का ले रहे हैं तो $20,000 कैश आप उसमें 3 महीने की हिस्ट्री होनी चाहिए। आज जैसे 20,000 है और आज आपने बैंक में अप्लाई किया लोन लेने के लिए, तो बैंक को ये पता है कि ये 3 महीने से पैसे पड़े हुए हैं, सीजन मनी। तो फिर बैंक के जो अंडरराइटर है वो और दूसरी चीजें भी देखेगा, टैक्स रिटर्न देखेगा कि उसमें अगर आप $20,000 डाउन दे रहे हैं तो $80,000 बैंक आपको लोन भी देगा, है ना। तो वो अपने 80,000 को सिक्योर करता है बैंक। अगर हाई रिस्क है तो वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, स्कोर अच्छा है, आपका W2 या फिर आपके 1099 भी है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले भी लेते हैं, तो उनको 1099 मिलता है। वो खुद से जाके
फाइल करते हैं कि मेरी इतनी अर्निंग हुई है, और अगर वो प्रूफ मांगते हैं तो दे देते हैं, वरना ये कि जो कैश पे बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको 1099 से जो टैक्स भरते हैं वो दिखाना पड़ता है। लेकिन अब $100,000 का घर अगर आप बाय कर रहे हैं तो 80,000 तो बैंक लोन देगा, 20,000 आप डाउन दे रहे हैं। अब वो टैक्स रिटर्न जब वो बैंक जब कैलकुलेट करता है ना, तो वो मैं उसका थोड़ा सा ट्रिक बता दूं कि बैंक जब कैलकुलेट करता है तो आपकी डेप्थ्स देखता है। जब भी पुल करेगा आपकी किस क्रेडिट हिस्ट्री, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये पेमेंट्स हैं गाड़ी की, या इसने कोई दूसरा घर लिया हुआ है, या कुछ और चल रहा है, स्टूडेंट लोन या चाइल्ड सपोर्ट चल रही है, तो ये सारी हिस्ट्री में आ जाती है। बैंक वो सारा कैलकुलेट करेगा। लेट सपोज आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सारी गाड़ी वाड़ी की मिलाकर, सेलफोन वगैरह नहीं करेगा कैलकुलेट, लेकिन जो मॉर्गेजेस होती हैं, ठीक है ना, और चाइल्ड सपोर्ट, ये वो कैलकुलेट करता है और फिर आपकी इनकम देखता है। लेट सपोज आपकी इनकम मंथली $3,000 है, ठीक, और आपकी पेमेंट्स, अगर पेमेंट्स जो है आपकी वो 33% तक होनी चाहिए। यानी अगर $100 की आपकी पेमेंट बन रही है, लेट सपोज आपके महीने की $1,000 की पेमेंट्स बन रही हैं, तो $1,000 की पेमेंट्स बन रही हैं, तो बैंक आपको 66% जो है ना, इनकम डेप्थ रेशियो कहलाता है ये, कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें 66% आपके बचते हो और 33% की पेमेंट हो। यानी $100 में $66 आपकी, $100 की इनकम में से $66 आपके पास रह रहे हैं, और $33-34 आपकी मुख्तलिफ पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड्स की या डिफरेंट, गाड़ी की या स्टूडेंट लोन है या चाइल्ड सपोर्ट है या कोई और लोन उठाया हुआ है। तो जब भी आप लेने जाएं तो ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी जितनी भी इनकम है, $3,000, $4,000, $6,000, $5,000, $2,000, जो भी, तो इनकम डेप्थ रेशो, इनकम ये कि जो आपकी टोटल हो रही है, और जो आपकी डेप्थ वो है जो आपको हर महीने देना है। तो इनकम और डेप्थ रेशियो जो है ना, वो ये कि 66% आपकी सेविंग हो रही हो, बच रहे हो आपके पास, और 33% आपकी पेमेंट जा रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अंडरराइटर देखता है। अगर आपके डेप्थ रेशियो ज्यादा है, 50-50, तो भी लोन आपका डिनाई हो जाएगा। उसके अलावा बैंक, अगर आप लेट सपोज के आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, या आपकी डाउन पेमेंट कम दे रहे हैं, या W9 या W2 या 1099 पे टैक्स रिटर्न इतना नहीं है कि बैंक को ये खतरा हो कि ये पे ऑफ नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा पेमेंट, तो उस सूरत में बैंक डिमांड करता है कि आप कोई को साइनर लेके आए। तो फिर बेसिकली जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो को साइनर की होती है। किसी भाई ने किसी के लिए कर दिया, वाइफ ने हस्बैंड के लिए कर दिया, या किसी दोस्त यार ने किसी के लिए कर दिया, तो कोई भी किसी के लिए को साइनर कर सकता है। लेकिन उस को साइनर का स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग इनकम होनी चाहिए, उसका भी क्रेडिट पुल करेंगे वो, और इनकम डेप्थ रेशियो वही 33 और 67%, 66 और 34% होना चाहिए। ये तो दूसरी बात हो गई मॉर्गेज के हवाले से। अब आप जब घर देखना शुरू करते हैं, तो घर जब आपको रियल एस्टेट वाला एक तो आपको बैठा के दिखाएगा, ठीक है, आपको लिंक्स ईमेल पे भेज दिया करेगा, ये घर देख लें। जब आप घर देखना शुरू करें, उसके साथ बैठ कर या वो लिंक पे जब आप कोई घर देखते हैं, तो उसमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज ये कि वो कितना पुराना बना हुआ है। 60s और 70s तक के तो आप ले सकते हैं, मैं 1960 और 70 की बात कर रहा हूँ, सही है ना। लेकिन अगर 1940 का 1950 का है तो इट्स ओल्ड हाउस। अब 60-70 का लेंगे तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ी भी होगी। अगर सेम कांडो, सेम स्क्वायर फीट पे, सेम नेबरहुड में है, ऑब्वियसली जो पुराना बिल्ट है उसमें वेयर टियर ज्यादा होंगे, पुरानी चीजें लगी होंगी, तो उसकी प्राइस कम होगी। 60-70 वाला बिल्ट वाला लेंगे, यानी 1970 में वो बना है, तो उसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी। फिर अगर आप 2000 वाली लेंगे, यानी कि 1999 या 2000 वाली या 2010 वाली, 15 वाली, जैसे जैसे बेल्ट जो है ना वो आप करीब ज्यादा अरसा नहीं हुआ बना हुआ, वो लेंगे तो वो महंगा होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब आप लें तो घर में किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो जरूरियात है, 2 कमरे का चाहिए या 3 कमरे का चाहिए, वॉशरूम एक चाहिए या 2 चाहिए, बेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए, कार पार्किंग चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीजें तो आप देख लेंगे। लेकिन जब आप घर देखने जाते हैं तो वहां पे चंद चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप एजेंट से अपने पूछें कि वो आपको बताएगा, क्योंकि जब घर बेच रहे होते हैं सेलर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में काफी चीजें लिख देता है वो, कि रूफ कब बनी है, रिन्यू हुई है या कब डली है, यूनिट्स, एसी हीट के यूनिट्स कब डले हैं, बेसमेंट का बता देगा, पानी आया है, मोल्ड वगैरह है,
है कि नहीं, कोई वियर एंड टियर है कि नहीं, कुछ चीजें वो छुपा भी जाते हैं। जो सेलर है ना, कोई कमजोरी, एक दो वीकनेसेस है तो छुपा जाते हैं जो आपके एजेंट को नहीं पता होगा। तो उसमें ये होता है कि बाद में जब आप का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो फिर आप होम इंस्पेक्शन कराते हैं, तो वो मैं बताता हूँ अभी। तो जब आप देखने जाएं तो इन चीजों का ख्याल रखें, मोटी मोटी बेसमेंट में जाके देखें कोई पानी का निशान नहीं है, ठीक है। छत आप देख लें, पूछ लें उससे कितनी पुरानी है, देखने से भी पता चल जाता है। खपरेलें होती हैं तो वो नजर आती हैं, बाज औक़ात जो टिल्ट हाउसेज होते हैं स्लाइड, तो उसमें वो बाहर से ही नजर आ जाती हैं। फिर दरवाजे, खिड़कियां, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, विजिबल है। लेकिन जब आप डिसाइड कर लें, एक घर पिक कर लें, एक या दो पसंद आ गया तो अपने एजेंट को आप बोलेंगे कि ये आप इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है बना के भेज दो। फिर वो 8-10 पेज का कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, आपसे साइन लेगा। आप उसमें अर्नेस्ट मनी का चेक भी जाता है उसके साथ ना, जैसे $1000 का, बाज बाज जो है वो सेलर जो है वो कहते हैं नहीं $2000 का, बाज 5000, वो प्राइस ऑफ द हाउस के हिसाब से। अगर मिलियन का लेंगे तो जाहिर है वहाँ $10,000 का भी मांग सकता है। वो अर्नेस्ट मनी का चेक जाता है, वो चेक सेफ होता है। सेफ इसके कि वो एक एस्क्रो अकाउंट होता है जो एजेंट के पास भी नहीं होता, वो सिक्योर अकाउंट होता है, उसमें डलता है। वहां से पैसे कहीं ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। बहरहाल वो आपसे चेक ले लेगा एस्क्रो अकाउंट का और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना के वो भेज देगा सेलर को। तो सेलर ने अगर उस प्राइस को, आपके जो है एक प्राइस उसने 100,000 की लगाई हुई है और आपने भेजा उसको कि मुझे 90,000 में दो, ऑफर दी अपनी, तो वो कहेगा कि नहीं मैं 95 कर दूंगा या 98 कर दूंगा। तो बैक एंड फोर्थ होता है 2-3 दफा में, फिर प्राइस पे सेटलमेंट हो जाती है। क्या सेलर राजी हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज 95 पे राजी हो गया और आप भी लेने पे राजी हो गए, तो वो सेलर उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और आपके एजेंट को भेज देगा। उधर भी एजेंट बैठा हुआ है, इधर भी है। एक एजेंट दोनों साइड पे भी काम कर सकता है, सेलर और बायर के साथ, वो डुअल एजेंट कहलाता है। दोनों पार्टी को वो डील कर रहा है एक ही ब्रोकर ऑफिस से ना, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं, उसको मेंशन करना पड़ता है। तो बहरहाल दोनों के एजेंट ने उस, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उस वक्त चेक भी चला जाएगा आपका अर्नेस्ट मनी का, और साथ में फिर मॉर्गेज का जो है ना, बाज औकात जो बायर है ना, बायर अपने एजेंट को बोलता है कि भाई, जो सेलर है, सेलर जो बेच रहा है, अपने एजेंट को बोलता है कि यार इनसे पहले एक प्री अप्रूवल लेटर भी ले लो कि हाँ इन्होंने बैंक में अप्रोच कर लिया है और बैंक ने इनको एक अप्रूवल लेटर दे दिया है कि हाँ हम इनको लोन 80,000 तक का दे देंगे। तो वो प्री अप्रूवल लेटर लगा के भेज देता है अगर वो मांगते हैं। यूजुअली मांगना शुरू कर दिया क्योंकि वो काफी डिले होती हैं चीजें, बाद में आगे जाके पता चलता है कि इसकी तो अप्रूवल ही नहीं है हो सकती, बैंक ने डिनाई कर दिया, तो वो फिर सेलर भी चिढ़ते हैं और सबका टाइम भी खराब होता है। मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहां मांगते हैं वहां देना पड़ता है। तो प्री अप्रूवल जब आप ले रहे हैं और मॉर्गेज वाले के पास जाएंगे, एजेंट भी बता देता है रियल एस्टेट का, बाद औकात वो एक ही ऑफिस से दोनों काम भी हो रहे होते हैं, तो वो आपका प्री अप्रूवल भी निकालवा देगा। और या फिर आप मॉर्गेज वाले के पास जाएंगे तो वो फिर आपसे सारा फॉर्म फिल करवाएगा, सोशल सिक्योरिटी, आईडी से सारी चीजें, फिर क्रेडिट पुल करेगा, फिर उसके बाद आपको बताएगा कि ठीक है आपका लोन हो सकता है। टैक्स रिटर्न वगैरह देख के, और बैंक में जो आपके सीजन मनी पड़ा हुआ है आप उसको बताएं कि ये पैसे पड़े हुए हैं $20,000, ये मेरे इनकम टैक्स है और ये टैक्स रिटर्न है, और ये जो है तो मेरा एसेस वगैरह वो भर के भेज देगा मॉर्गेज वाला। फिर आपका प्री अप्रूवल आएगा, वो लगा के आप कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं। तो सेलर ने जब एक्सेप्ट कर लिया वो आपको भेज देता है आपके एजेंट को वापस। तो जैसे ही वो साइन करके भेज देता है आपको मिल जाता है, एजेंट आपको बता देगा कि आपका प्राइस जो है वो अप्रूव हो गई है ना, डील फाइनल हो गई। तो उसके वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे अगर डे टाइम में, तो वो क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट को उठा के किसी रियल एस्टेट के अटर्नी को भेज देते हैं। अब अटर्नी के पास जब रिसीव हो जाता है तो बाय लॉ इलिनॉय में 1 वीक का टाइम होता है, वो अटर्नी इंस्पेक्शन का टाइम होता है। अटर्नी उसमें सारा वो कॉन्ट्रैक्ट देखता है, रिवाइव करता है, उसको जो जो चीजें जहां जहां से पता करनी है वो कर लेता है। एक हफ्ते में एक तो अटर्नी जो है वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट देख लेता है, ठीक है, आपसे जो भी बात करनी है, यूजुअली वो एजेंट से ही बात करता है, क्लाइंट से कोई बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद जो है वो आपके एक हफ्ते के अंदर आपको एक ऑप्शन देते हैं स्टेट बाय लॉ, आप उस घर को आप किसी होम इंस्पेक्टर जो लाइसेंस होते हैं उनसे जाकर के आप चेक करवा लें। वो आपको इंटर होने का की भी देगा, परमिशन भी देगा। तो होम इंस्पेक्टर जाके उसको पूरे घर को अच्छी तरह से खंगालता है, बेसमेंट से लेके ऊपर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, सारे इक्विपमेंट्स, रूफ, वॉल्स, विंडोज, हर चीज देखेगा ना। और उसमें कोई भी चीज अगर आती है तो वो
पिक्चर्स खींच के फिर वो रिपोर्ट बना के डिटेल आपको आपके एजेंट को भेज देता है। अब फर्ज करें उसमें कोई चीज खामी आई है तो आप रीनिगोशिएट कर सकते हैं उसकी बुनियाद पे, या आप अपने एजेंट से कहें कि भाई इसमें ये चीजें खराब निकली हैं। अगर आप कांडो कराते हैं तो $250-300 लेते हैं इंस्पेक्टर, और अगर घर कराते हैं 400-500, डिपेंड करता है किस साइज का घर है, तो वो वर्थ करता है। तो आप जब करा लेते हैं तो फिर उसमें जो है ना आपके सामने चीजें आती है तो आप रीनिगोशिएट कर सकते हैं प्राइस में। बोले नहीं भाई ये तो प्रॉब्लम है, इसमें 4-5 हजार का खर्चा है, आप बोले नहीं 95 से 90 री ऑफर आप करें उसको रीनिगोशिएट। तो यूजुअली होता ही है कि अगर कोई चीज है और सेलर को पता है कि ये प्रॉब्लम है और उसने नहीं बताया है, तो इंस्पेक्शन पे अगर वो सामने आती है तो उसको बेचना अगर है, डेस्परेट है या नहीं भी है, तो इधर वे $2-4 हजार वो नेगोशिएट करके कम करके फिर वो एक इनिशियल करेगा नई प्राइस पे। उसी फॉर्म पे ही चल रहा होता है सब। तो एक ही मतलब लास्ट पेज पे क्रॉस प्राइस जहाँ पे लिखी होती है उसी पे काट के दूसरी प्राइस फिर तीसरी प्राइस। वो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है फिर आप अटर्नी को दे देते हैं कि ये भाई इंस्पेक्शन के बाद जो है ये हो गया फाइनल। फिर अटर्नी क्या करता है, वो मॉर्गेज वाले फिर उसको जो है उनके पास भेज दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी। फिर मॉर्गेज वाले तकरीबन क्लोजिंग का टाइम लेते हैं वो कि लोन वो अवेलेबल करके दें आपको बैंक ना $80,000 का। तो वो यूजुअली 1.5 महीना 2 महीना डिपेंड करता है बैंक किस नौइयत का है, कितना फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं वो। तो यूजुअली समझ लें कि 45 डेज तो लगता है एवरेज। वो एक डेट आपको बता देगा मॉर्गेज वाला और अटर्नी भी, तो फिर वो आपका एजेंट भी बता देगा। तो फिर जिस दिन क्लोजिंग डेट होती है उस दिन फिर आपको एक टाइटल कंपनी होती है जो सारी चीजें मैनेज करती है ना। दोनों अटर्नीज आते हैं वहाँ, दोनों एजेंट्स आते हैं, बायर सेलर आते हैं और फिर टाइटल कंपनी के लोग होते हैं। लेकिन वो क्लोजिंग डे वाले दिन जिस दिन क्लोजिंग होती है तो उस दिन जो आपका चेक है आपका अटर्नी बता देगा ये $20,000 का आप पे ऑर्डर बना के ले आइएगा फला के नाम, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास हैं ही। और फिर आप चले जाते हैं उस दिन, तो उस दिन जो है वो टाइटल कंपनी सारी वो क्लोजिंग में 2-3 घंटा लगता है, 1.5-2 घंटा डिपेंड करता है। तो उसी दिन क्लोजिंग हो जाती है, आपको उसी वक्त चाबी मिल जाती है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर भी हो जाता है, उसके बाद यू आर रेडी टू गो इनटू योर हाउस। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये होता है कि जब आप क्लोजिंग डेट से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले बैंक एक आपको फाइनल स्टेटमेंट बना के भेजता है। वो कहलाता है गुड फेथ एस्टिमेट, एक बना के भेजेगा फॉर्म पे बड़ा। तो उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि इतना लोन हो रहा है, ये परसेंटेज है, ये रेट है और इतने ईयर्स पर है, ये आपकी पेमेंट आएगी और ये आपके टैक्सेस हैं और बाकी चीजें जो है ना, तो वो आपको सब वो एस्टिमेट बना के भेज देता है। तो वो जो बना के भेजता है वो क्लोजिंग डे वाले दिन वही चीज, उसमें रद्द-बदल फिर नहीं होती। अब उस स्टेज पे भी अगर आप बैक ऑफ तो हो सकते हैं, बायर खरीदने वाला, कि भाई जो है ये क्लोजिंग टेबल पे भी आप उठ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि रीजन जेन्युइन हो। अदरवाइज आपका अर्नेस्ट मनी का चेक जो है ना वो फिर नहीं मिलेगा, तो आप नहीं ले सकते हो अनटिल अनलेस के कोई जेन्युइन रीजन हो। और वो तो फिर आपको एजेंट बता सकता है कि कोई जेन्युइन रीजन सामने आ गई, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, एनीथिंग कुड हैपन यू नो। तो उस सूरत में आप गुड फेथ एस्टिमेट जब आता है उस पे भी आप उस वक्त भी बैक ऑफ हो सकते हैं और क्लोजिंग टेबल पे भी हो सकते हैं। ये आपको लोग बताते नहीं है, ये बताएगा भी नहीं कोई, ना एजेंट बताएगा ना अटर्नी बताएगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू क्लोज द डील। सो सब अपने अपने पैसे लें, कमीशन मिले और घर चले जाए। सो ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को नहीं पता होता है असलम भाई, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो बहरहाल ये चीजें जहन में रखिए। अगर आप जैसे इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हैं कोई घर, तो उसमें तो जो सेलर है वही इन्वॉल्व है। लेकिन अगर जैसे आप टाउन हाउस लेते हैं या कांडो लेते हैं, तो बास टाउन हाउसेज में एसोसिएशन फिर होती है वहां पर ना, टाउन हाउस की या कांडो की बिल्डिंग की एसोसिएशन होती है। तो जब रियल एस्टेट की डील हो जाती है तो आपका एजेंट जो है ना, वो उसके दूसरे एजेंट से सेलर के एसोसिएशन की जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, डिस्क्लोजर्स भी मांग सकता है। डिस्क्लोजर्स ये होते हैं कि भाई इस घर में मोल्ड है कि नहीं, इस घर में मतलब दूसरी कोई चीजें ऐसी हैं जो आप, तो वो उस वक्त सेलर जो डिक्लेयर करना होगा कर देगा। और अगर बाद में कोई चीज सामने आती है और उस डिस्क्लोजर में उसने नहीं बताया, तो आप बैक ऑफ भी हो सकते हैं, आप फिर और भी चीजें कर सकते हैं कुछ। लेकिन बहरहाल आप तो बाय करने जा रहे हैं, आप बैक ऑफ हो जाएं। यूजुअली जितनी चीजें होती हैं वो बता देते हैं डिस्क्लोजर में ना। लेड पेंट है क्योंकि बच्चों का इशू होता है, फिर क्रैक्स हैं बेसमेंट में, फिर फ्लड जोन है, बेसमेंट में पानी आया है कि नहीं, मोल्ड है कि नहीं,
दूसरी चीजें हैं, फिर रेडॉन गैस वगैरह का इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिस्क्लोजर्स में उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। और अगर कांडो या टाउन हाउस एसोसिएशन वाली जगह पे जा रहे हैं तो एसोसिएशन अपना स्टेटमेंट देता है कि ये जो है हमारी बिल्डिंग की ये एसोसिएशन है और ये यूनिट जो बिक रहा है उस पे अगर एसोसिएशन की तरफ से कोई ड्यूज हैं जो ऑनर है उसने क्लियर अगर नहीं किए हैं तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो उसने क्लियर कर दिया होगा या अगर नहीं किया है तो वो क्लोजिंग टेबल पे एसोसिएशन वाले क्लेम करेंगे। तो जो सेलर है उसके उसके जो प्राइस उसको मिलने वाली है कट कटा के एजेंट के पैसे कटेंगे और जो भी टैक्सेस वगैरह सेल टैक्स लगेगा उस पर कट कटा के फिर वो जो एसोसिएशन की जो वो लीन कहलाता है यानी कि उसके ऊपर होल्ड होता है एसोसिएशन का ना, तो वो पैसे फिर अटर्नी उसमें से डिडक्ट करके सेलर को देता है और उसको पता होता है कि मैंने मेरे $2000 एसोसिएशन के देने हैं, मैं नहीं दे पाया, तो वो $2000 वो क्लोजिंग टेबल पे दे देगा। तो एसोसिएशन में एक दो चीजें और ये होती हैं कि जब आप एसोसिएशन देखें, कहीं टाउन हाउस ले रहे हैं, कांडो ले रहे हैं, बहुत सारे लोग छोटी प्रॉपर्टीज लेते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज नहीं लेते हैं, तो वहां ये जरूर देखें कि ये एसोसिएशन के अंदर अकाउंट में इनके पास पैसे पड़े हैं कि नहीं। अगर 10,000, 20,000, 50,000 डिपेंड करता है कितनी बड़ी एसोसिएशन है। अब आप डाउनटाउन में जाके बिल्डिंगे लेंगे तो वहां तो लाख लाख $2-2 लाख जो है वो पड़े हुए होते हैं ना एसोसिएशन के, और नई बिल्डिंग है, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पे एसोसिएशन होती है वहां एसोसिएशन की एक मंथली फीस भी अप्लाई होती है। जो वहां रह रहा है वो मंथली देता है, कहीं $50 है, कहीं $100 है, कहीं 200 है, कहीं 400 है, कहीं 1000 भी है। तो ऑफ कोर्स जहाँ 1000 है सिर्फ एसोसिएशन की फीस जा रही है तो आप सोचें कि वो बिल्डिंग भी वैसे ही होगी, हाई एंड की ना, महंगी। तो बहरहाल ये जो आप सबब में लेते हैं कांडो वांडो, ये यूजुअली 100, 200, 300 के अंदर ही अंदर होती है ना। तो आप ये भी देखेंगे कि यार ये एसोसिएशन की फीस भी मुझे देनी है, और जब आप घर बाय करने जा रहे हैं, जब आपके पास गुड फेथ एस्टिमेट आ जाए तो आप अपनी इनकम से मैच कर लें कि यार ये जो घर अब मुझे इतने का पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ मॉर्गेज वाले भी करते हैं चीजें कि वो, लेकिन जब आपको प्री अप्रूवल देंगे और मॉर्गेज वो बताएंगे कि 80,000 पे जो है हम इतना ले रहे हैं, बाज़ औक़ात क्या करते हैं वो लोग के 1-2 दिन पहले आपको बताते हैं। पहले आपको कीमत थोड़ी कम बताएंगे कि आपकी जो है पेमेंट आ रही है $1,500 महीने की ना, टैक्स के साथ, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ, या 2,000। अब 2 दिन पहले वो आपको इतना क्लोज ले जाके, ये बड़ी प्रोफेशनल है जो मैं वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन चले बता दे रहा हूँ, कि वो आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बताएंगे कि ये जो है पेमेंट आपकी 2,000 की बजाय ये 2,200 होगी, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई। अब तो आदमी इतना करीब जा चुका होता है लेने के और इतना एंथुजियास्टिक होता है कि वो बोलता है यार ये थोड़ा सा ही तो फर्क पड़ेगा $100 महीने का, लेकिन उस पे मॉर्गेज वाले जो बना रहे हैं पैसे कमीशन, उनकी सेविंग अच्छी हो जाती है। तो बहरहाल अगर 2 दिन पहले अगर वो चेंज करता है तो आप बैक ऑफ हो सकते हैं, बोले कि भाई आपने ये अप्रूवल मुझे ये बना के दिया था, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि $100-200 ज्यादा, तो आप बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं बाय कर रहा, मैं नहीं ले रहा लोन, तो वो फिर निगोशिएट करके आ जाएगा वहीं पे, या फिर थोड़ा सा 100-50 ऊपर नीचे करके आप ले लेंगे। तो ये सिलसिला है। फिर जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी तो वो, अब उसमें आप इंक्लूड करा सकते हैं, अटर्नी को बोल दें या एजेंट को कि भाई मैं प्रॉपर्टी की मॉर्गेज और टैक्स दोनों एक ही पेमेंट में देना चाहता हूँ, तो वो मर्ज कर देते हैं, वो एक ही पेमेंट जाता है, एक ही चेक जाता है, और वो फिर टैक्स, स्टेट टैक्स चला जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और जो मॉर्गेज है वो मॉर्गेज वाले के बैंक को चला जाता है। या फिर आप टैक्स जो है खुद फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको डेट्स पे देना पड़ेगा, यूजुअली 6 महीने पे या क्वार्टरली पे करना पड़ता है टैक्स। तो ये सिलसिला है, और जब आप होम इंस्पेक्शन करा लेते हैं तो आपको इत्मीनान हो जाता है। फिर जब आप जाहिर है घर पे मूव हो रहे हैं तो सफाई क्या करनी है, जो भी करना है आपने करना है करें, लेकिन खास तौर से जो मोटी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो छत बड़ी महंगी डलती है, अगर एसोसिएशन वाली जगह पे जा रहे हैं तो वो तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी एक ही एसोसिएशन डील कर रही है। तो आपके छत में कोई प्रॉब्लम है तो वो एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। किसी की भी एक की घर की छत खराब हुई तो वो सबके पैसों से ही वो डलती है, क्योंकि एसोसिएशन का पैसा है वो ना, तो वो तो। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट घर लेने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ एसोसिएशन नहीं है, टाउन हाउस लेने जा रहे हैं, तो फिर आपको, या 4 यूनिट की बिल्डिंग होती है, 4 यूनिट की बिल्डिंग,
तो उसमें भी बाज़ जगह एसोसिएशन नहीं होती। तो आपको देखना पड़ेगा जब आप इंस्पेक्शन कराएंगे, यार ऐसा तो नहीं है छत जो है बहुत खराब है, अभी लेते ही पता चला $10,000 की चपत लग गई। डिपेंड करता है, 10, 15, $20,000 की छत डलती है। और दूसरे बेसमेंट में कोई क्रैक्स ना हो, ये मोटी चीजें देखने की हैं। और ये कि फ्लड जोन ना हो और बेसमेंट में पानी आया हुआ ना हो, क्योंकि डस्ट प्लेन वगैरह कुछ तो एरिया डिक्लेयर्ड होते हैं कि ये फ्लड जोन है ना, वहाँ पे तो चांसेस होते हैं कि जब ज्यादा बारिश हो पानी आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, पूरा बेसमेंट खराब हो जाता है, सारा सामान बर्बाद हो जाता है। तो बेसमेंट को जरूर देखें आप, क्रैक्स देखें आप, खुद जाएं इंस्पेक्शन जब हो रही है उस दिन आप खुद जाके देखें। और छत पे भी आप बाहर से नजर मार लें, वरना इंस्पेक्टर तो आपको रिपोर्ट दे ही देगा कितनी बुराई नहीं है, कितनी खराब है। तो ये वो मामलात हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो असलम भाई? मैंने तो बेसिक चीजें बता दी हैं। बाकी ये कि मॉर्गेज का सिलसिला ये है कि जब आप मॉर्गेज के लिए जाते हैं, जाहिर है हमें अपने, चूंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि मॉर्गेज अगर आप लेते हैं तो वो इंटरेस्ट उसमें होता है, सूद। अब लोग ले लेते हैं, बाज लोग नहीं भी लेते हैं। अब मसला ये है कि ये तो एक डिबेटेबल बात है, ठीक है, आपको जिस चीज से इत्मीनान हो आप वो करें। मैं तो नहीं प्रमोट करूंगा कि आपको कि आप जाके मॉर्गेज बैंक से लें, इंटरेस्ट वाली बात। लेकिन अगर आप ले नहीं जा रहे हैं और आपका दिल है कि मैं मॉर्गेज ले लूं, तो जाहिर है फिर आपको पता भी होना चाहिए कि यार ये मैं सूद पे काम करने जा रहा हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कैश पे भी बाई करते हैं। अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है वो इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग का है। उसकी नॉलेज आपको भी होगी असलम भाई, और उस पर काफी फतवे भी आए हैं। लेकिन उसमें जो जो बताने वाली बात है वो, चूंकि मैं मॉर्गेज में काम किया है, कि जब आप जाते हैं मुशारबा या दूसरे लोन गाइडेंस वाले के पास, तो वो आपको बताएंगे देखें ये ऑप्शन है। हर बैंक जो इस्लामिक फाइनेंसिंग कर रहा है वो आपको इंटरेस्ट तो नहीं बताएगा, जाहिर है वो बताएगा कि ये घर हमने खरीद लिया और हमने आपको किराए पे दिया। जो भी उनका एक फिलॉसफी उन्होंने सेट की है जो अपील करती है मुसलमानों को कि हाँ यार ये इंटरेस्ट फ्री घर ले रहे हैं, इस्लामिक लोन है। और इस पे फतवे भी दिए हुए हैं लोगों ने। उस पर आपका दिल मानता है बेशक ले लें, नहीं मानता तो 2-3 हैं इस्लामिक फाइनेंस से, और भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो जिस इस्लामिक फाइनेंसिंग से लेना है या कन्वेंशनल लोन लेना है बैंक से, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑब्वियसली दीन जो हमारा कहता है हमें वो फॉलो करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा रेट आपका ज्यादा होगा इस्लामिक फाइनेंसिंग में, जैसे कि चिकन अगर आप ज्यूल से लेने जाएं तो सस्ती मिलती है, आप जविया और हलाल के चक्कर में जाएंगे तो चिकन और बकरा महंगा लेना पड़ता है आपको। तो हर चीज की कॉस्ट होती है, तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप परेशान हो, लेकिन आपकी रूह, आपके दिल, आपके ईमान को तसल्ली होती है कि हाँ कि हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग से घर लिया है। अब उनकी जो फिलॉसफी है उसकी डिटेल में अगर आपका दिल चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप इस्लामिक फाइनेंसिंग कह रहे हैं, तो मैं अपने इत्मीनान के लिए जानना चाहता हूँ कि ये इंटरेस्ट तो कहीं से भी नहीं है। तो आप उससे समझें, फिर वो आपको, जैसे दीवान बैंक वाले करते हैं या गाइडेंस फाइनेंशियल वाले, तो आप उनसे जाके बैठ के बात करें कि हाउ इट इज इस्लामिक। मुझे इत्मीनान चाहिए ना कि ये इस्लामिक फाइनेंसिंग है। फिर वो आपको बताएगा कि देखें इसमें ये बातें हैं और इस वजह से हम इसे इस्लामिक फाइनेंसिंग कहते हैं। वो डिफरेंट उनकी थ्योरीज हैं, हर बैंक, हर इस्लामिक फाइनेंसिंग ने बनाई हुई है जिसपे उन्होंने रख के फतवा भी लिया है। तो बहरहाल ये तो फिर लोन की बात है। तो यहाँ तक ही है असलम भाई, अगर कोई ऐसा सवाल हो तो जरूर कीजिए आप। बेसिक चीजें जो है इसमें कुछ कैचेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके पास एजेंट है और अटर्नी है, इंस्पेक्शन, होम इंस्पेक्शन करवा के आप जा रहे हैं, तो आपको डरना की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बाज जगह चीजों का, जैसे आप घर खरीद रहे हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये बहुत पुराना तो नहीं है। कहीं एजेंट जो है वो, मैं पसंद कर रहा हूँ तो एजेंट बोल रहा है इसको पसंद है तो मैं इसको क्यों बताऊं। मतलब वो कोई बुराई तो नहीं है जो बताएगा। भाई 1950 के घर भी बिक रहे हैं, 40 के भी बिक रहे हैं, 1920 के भी बिक रहे हैं। अब आपको पसंद ही 1920 वाला आ गया है तो एजेंट थोड़ी उसको परेशानी है, उसके पेट में तो दर्द नहीं है। जब क्लाइंट को जो पसंद है, जो कह रहा है मुझे यही लेना है, तो वो आपको देखना है कि यार 1920 का बना हुआ है और 1980 का बना हुआ है। आपको देखना है कि यार छत नजर आ रही है, नहीं तो उससे पूछ लें, नहीं तो होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट में देख लें। आपको देखना है, वो तो बता रहा है, इंस्पेक्टर भी बता रहा है कि बेसमेंट में पानी नहीं लग रहा, आप जा रहे हैं उसके साथ साथ विजिट कर रहे हैं और देखें यार कोई क्रैक तो नहीं है। मोटी मोटी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए जो बड़े खर्चे वाली हैं। बाकी ये कि नल पुराना है, फ्रिज पुराना है, ये छोटी चीजें हैं, ये तो अप्लायंसेस $1000 की मिलती हैं। तो वो प्राइस भी उस पर निगोशिएट आप कर सकते हैं जब इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आ जाए कि ये 10 साल पुराना है, यूनिट लगा हुआ है, फ्रीजर पुराना है, विंडोज पुरानी है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ों पे फिर प्राइस निगोशिएट हो सकता है। बहरहाल जो भी लेने जाए अल्लाह मुबारक करे, लेकिन ज़रा सा विजिलेंट रहें। प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, हर चीज़ आपको डिस्क्लोज करके नहीं देगा कोई, तो जब आप जाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा, और ताकि घर आदमी एक ही दफ़ा लेता है, ऐसा ना हो लेने के बाद आप बोलें यार ये क्या हो गया ना, एक मसला आ गया। सब चले गए अपने अपने घर, सब चीज़ें डिस्क्लोज हो गई, आपने नहीं देखा, गौर नहीं किया, आप खुशी में जज्बात में यहाँ घर में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, और आपने जज्बात में आकर चले गए, बाद में ये कि फिर आपको नुकसान होता है, आपको अफसोस होता है। ये तो इस अफसोस और नुकसान और दुख और परेशानी से बचने के लिए मैंने असलम भाई से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जितनी नॉलेज है मैं शेयर कर देता हूँ ताकि लोगों का भला हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको अजर जमील अता फरमाए। इल्म को फैलाना, इल्म हासिल करना, ये बहुत नेक काम है। नाज़रीन, जायदाद के खरीद फरोख्त से पहले अगर आप हमारे चैनल्स को विजिट कर लें, देख लें, तो शायद आपकी मदद हो सके। नाज़रीन, उसके अलावा हमारा जो लॉयस टीवी चैनल है, ये मुख्तलिफ इश्यूज पर हम बात करते हैं। हम इल्मी और अमली इस्लाही तरीके से आपके मसाइल को आप ही के जरिए हल करने के लिए आपको इल्म, कानूनी, बुनियादी कानूनी इल्म और बुनियादी इस्लाही इल्म, मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर आप देखते रहे हमारे चैनल को, तो आप साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नेक काम में हमारा साथ दीजिए, इल्म को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जब भी आप कोई मकान दुकान खरीदने जाए, उससे पहले हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।